हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं आपातकाल के बारे में। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविज़न। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न रखे गए हैं, जिनमें मुख्यतः 3 प्रोविज़न है। अनुच्छेद 352 जो कि राष्ट्रीय आपात से संबंधित है, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, वह अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। तो आज की इस वीडियो में हम आपातकाल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आपातकाल के बारे में। आपातकालीन जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान के भाग 18 में है, जो कि हमने जर्मनी के संविधान से लिए हैं। आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनी रहे। इसके अलावा लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की जो सुरक्षा है वह भी बनी रहे। इसीलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का कंसेप्ट रखा और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का कंसेप्ट रखा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस प्रकार होती है, यानी कि राष्ट्रीय आपात लगने के जो आधार है, बेस है, वो कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी के जो आधार या जो कारण है वो मुख्य 3 कारण हैं, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। शस्त्र विद्रोह जो शब्द है वो मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया है, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में जो शब्द है वो आंतरिक अशांति शब्द था। आंतरिक अशांति शब्द वर्तमान में हटा दिया गया है। वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द की जगह शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग हुआ है 1975 में। 1975 में जो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, राष्ट्रीय आपात लगाया गया, तो उसमें आंतरिक अशांति शब्द का दुरुपयोग हुआ। इसलिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है। वर्तमान में आंतरिक अशांति शब्द की जगह शस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में अनुच्छेद 352 तभी लग सकता है जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह हो। राष्ट्रीय आपात लागू करने की प्रक्रिया, राष्ट्रीय आपात किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, इसका मुख्य ऐसा क्या प्रोविज़न है कि राष्ट्रीय आपात कब लागू किया जा सकता है। इसके बारे में आर्टिकल 352 में ये बताया है कि जब मंत्रिपरिषद, पूरी मंत्रिपरिषद है, जो लिखित रूप में राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजे, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर पाएगा जब मंत्रिपरिषद लिखित में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे। राष्ट्रपति अपने विवेक से राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते। मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं था। मूल संविधान में केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति को नेशनल इमरजेंसी लागू करने का प्रावधान था, और इसे 44वें संशोधन 1978 में बदल दिया गया है। तो वर्तमान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपात तभी लागू किया जा सकता है जब मंत्रिपरिषद लिखित में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे, प्रस्ताव भेजेंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। राष्ट्रीय आपात जब लग जाता है तो इसकी अवधि कितनी रहती है या अनुमोदन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती है तो यह 1 महीने तक लागू रहता है, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है उस दिन से 1 महीने तक राष्ट्रीय आपात
लागू रहता है। और उस 1 महीने के अंदर अंदर अगर संसद के दोनों सदन से हमारा अभिप्राय राज्यसभा और लोकसभा से है, तो राज्यसभा और लोकसभा अपने 2/3 बहुमत से अगर अनुमोदन दे देते हैं तो यह जो अवधि है वो 6 महीने के लिए बढ़ जाती है। और अगर इसके बाद भी अगर इसकी अवधि और बढ़ानी है तो 6 महीने के बाद दोबारा से अगर संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से दोबारा से अनुमोदन पास कर देते हैं तो यह अवधि फिर क्या है 6 महीने के लिए बढ़ सकती है। और इस प्रकार से यह अवधि 6 महीने करके अनंत समय तक बढ़ाई जा सकती है। मूल संविधान में जो 1 महीने का जो समय है यह मूल संविधान में 2 महीने का समय था, यानी कि राष्ट्रपति एक बार अगर आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो वह 2 महीने तक लागू रहती। मूल संविधान में 2 महीने का समय था, लेकिन वर्तमान में इसको 44वें संशोधन 1978 के द्वारा बदल दिया गया है। वर्तमान में यह अवधि 1 महीने है, यानी कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेगा तो यह 1 महीने तक ही लागू रहेगा। इसके अलावा अब हम बात कर रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। और अब जब दोनों सदन यानी कि जो लोकसभा है वो विघटित हो और बिना अनुमोदन के ही विघटित हो, तो जब तक नई जो लोकसभा की जो पहली बैठक होती है उसके 30 दिन तक नेशनल इमरजेंसी लागू रह सकती है। इसके अलावा संसद का जो अनुमोदन है उसके पश्चात नेशनल इमरजेंसी 6 महीने तक जारी रहेगी और प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से इसे अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि प्रावधान 44वें संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि मूल संविधान में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि आपात की घोषणा भारत के किसी क्षेत्र तक भी सीमित रह सकती है। तो इसे 42वें संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात जो है वो पूरे देश में लग सकता है या देश के किसी हिस्से में लग सकता है, यानी कि सीमित क्षेत्र तक भी राष्ट्रीय आपात लग सकता है। यह प्रावधान 42वें संशोधन 1976 में किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगता है वह पूरे देश में भी लग सकता है या देश के किसी हिस्से में भी लग सकता है। इसके अलावा एक और प्रावधान किया गया 38वें संशोधन 1975 के द्वारा कि आर्टिकल 352 में एक और नया प्रावधान जो जोड़ा है कि राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर विभिन्न घोषणा करने की शक्ति होगी। यानी कि राष्ट्रपति अलग अलग जो आधार हैं उन पर अलग अलग घोषणाएं कर सकता है, चाहे राष्ट्रपति ने पहले से कोई घोषणा क्यों न कर रखी और वह चल भी रही हो। यानी कि राष्ट्रपति एक समय में क्या है 2 घोषणाएं कर सकता है। अगर पहले से राष्ट्रपति शासन लागू है तो राष्ट्रपति शासन जो राष्ट्रीय आपात लागू है पहले राष्ट्रपति शासन ने लगा रखा है, इसके अलावा भी राष्ट्रपति क्या है राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू कर सकता है। यानी एक समय में क्या है 2 आपातकाल भी लागू हो सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के प्रभाव क्या रहते हैं? नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के मुख्य 3 प्रभाव हम देख सकते हैं। केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रभाव रहता है, लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव देखा जा सकता है और मौलिक अधिकारों पर भी इसका प्रभाव रहता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केंद्र राज्य के संबंधों पर प्रभाव। तो आर्टिकल 353 ये कहता है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत ही शासन चलाना होता है। आर्टिकल 352 जब लग जाता है तो राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देश के तहत ही अपना शासन चलाना होता है। ये केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव रहता है। इसके अलावा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है आपात की स्थिति में, क्योंकि साधारण स्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य विधानमंडल बनाती है, लेकिन आपात स्थिति में इमरजेंसी के समय राज्य सूची के विषय पर कानून संसद के द्वारा बनाया जाएगा। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी के समय राज्य विधानसभा निलंबित नहीं होती। यह खास बात है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगी है उस समय राज्य में विधानसभा निलंबित नहीं होती है। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा पूरे भारत में या भारत के किसी छोटे हिस्से में भी क्या है की जा सकती है और यह प्रावधान
42वें संशोधन 1976 में किया गया है। इसके अलावा ये प्रावधान भी किया गया है कि नेशनल इमरजेंसी अगर किसी भारत के एक हिस्से में लगी हुई है तो उस शेष हिस्से के लिए भी कानून संसद बनाएगी। शेष हिस्से के लिए भी कानून क्या है, संसद बनाएगी। अनुच्छेद 250 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर बनाए गए कानून आपात की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रह सकते हैं। अनुच्छेद 250 ये स्पष्ट करता है कि संसद ने अगर किसी राज्य में आपातकाल की स्थिति में कोई कानून बना दिया है तो यह कानून आपात जैसे समाप्त हो जाता है उसके 6 महीने तक ही प्रभावित रहेगा, ज़्यादा लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहेगा। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा के प्रभाव में केंद्र राज्य संबंध हम पढ़ रहे हैं। केंद्र राज्य के संबंध में अनुच्छेद 354 का अगर हम जिक्र करते हैं तो जब राष्ट्रपति आपात की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण से संबंधित उपबंधों में संशोधन भी कर सकता है। इससे हमारा अभिप्राय ये है कि केंद्र राज्य के जो संबंध है मुख्य 3 संबंध हैं, प्रशासनिक संबंध, विधायी संबंध और वित्तीय संबंध। और केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंध है उनमें करों का जो बंटवारा है, राजस्व का जो वितरण है वो वित्त आयोग के द्वारा किया गया है। और जब इमरजेंसी लगी हो, आर्टिकल 352 लगा हो, राष्ट्रीय आपात लगा हो तो उस समय राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य करों का जो संवैधानिक वितरण है उनमें संशोधन कर सकता है। और ऐसा संशोधन कब तक लागू रहेगा? ऐसे संशोधन उस वित्त वर्ष की समाप्ति तक ही जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। इसके अलावा नेशनल इमरजेंसी की घोषणा का जो प्रभाव है विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल पर भी देखा जा सकता है। अनुच्छेद 80 का क्लोज 2 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा लागू हो तब लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जब राष्ट्रीय आपात लगा हो उस समय लोकसभा का जो कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष होता है इसको संसद विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। जैसे कि 1971 से 1975 का जो लोकसभा का कार्यकाल था उसमें संसद ने विधि बनाकर 1 साल के लिए बढ़ाया 1976 तक और फिर 1 साल फिर बढ़ाया 1977 तक। 2 बार क्या है कार्यकाल बढ़ाया। इसी के साथ साथ आर्टिकल 172 का क्लोज 1 भी ये स्पष्ट करता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो तब संसद किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल भी इसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है और किसके द्वारा बढ़ाया जाएगा? संसद के द्वारा बढ़ाया जाएगा। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा का प्रभाव मूल अधिकारों पर भी देखा जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मूल अधिकारों पर प्रभाव देखा जा सकता है। आर्टिकल 358 ये कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो, और नेशनल इमरजेंसी के लगने के आधार 3 हमने पढ़े, युद्ध, बाह्याक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह। लेकिन यहाँ 2 आधारों का जिक्र किया गया है आर्टिकल 358 में कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो और आधार क्या होना चाहिए, युद्ध या बाह्य आक्रमण। तब उस समय आर्टिकल 19 में हमें जो 6 स्वतंत्रताएँ दी गई है वो अपने आप इस स्वतः ही निलंबित हो जाती है आर्टिकल 358 के अनुसार। इसके अलावा अनुच्छेद 359 ये कहता है कि राष्ट्रपति को भी ये अधिकार है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकता है और भाग 3 के कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित होंगे इसकी एक लिस्ट भी जारी कर सकता है। और भाग 3 में जो हमारे मूल अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 है, आर्टिकल 20 और 21 है, वो कभी भी समाप्त नहीं होते, कभी भी निलंबित नहीं होते। आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की समाप्ति किस प्रकार से हो सकती है? मुख्यतः 3 इसमें कंसेप्ट है कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। पहला है कि राष्ट्रपति जब चाहे घोषणा वापस ले सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ने घोषणा की है मंत्रिपरिषद की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, तो राष्ट्रपति जब चाहे घोषणा को वापस ले लेंगे। इसमें संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, तो इमरजेंसी जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा अगर संसद द्वारा अनुमोदन निर्धारित समय पर नहीं हो पाता है
क्योंकि जब राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगाई है तो ये 1 महीने तक लागू रहेगी, और 1 महीने से अगर आगे बढ़ानी है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा 2/3 बहुमत से अनुमोदन होना चाहिए, और ये अनुमोदन अगर 1 महीने के अंदर अंदर नहीं हुआ तो नेशनल इमरजेंसी समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से भी समाप्त की जा सकती है। तीसरी प्रक्रिया है कि 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा एक नया प्रावधान जोड़ा गया है कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य, कुल लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य अगर लिखित में सूचना देंगे, किसे देंगे? लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देंगे, और इस स्थिति में 14 दिन के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, और इस बैठक के बाद साधारण बहुमत से संकल्प पारित हो जाता है तो नेशनल इमरजेंसी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से नेशनल इमरजेंसी 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। अब तक भारत में नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगी है। 1962 में चीनी आक्रमण के समय, जो कि 1968 तक रही। 1971 में पाकिस्तान आक्रमण के समय, जो कि 1977 तक रही, और 1975 में आंतरिक अशांति के समय, जो कि 1977 तक रही। क्या नेशनल इमरजेंसी की न्यायिक समीक्षा भी की जा सकती है? तो मूल संविधान में आपात घोषणा की न्यायिक समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, और इसे 38वें संशोधन 1975 में जोड़ा गया। यह प्रावधान किया गया कि आपात घोषणा, चाहे वो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात हो, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन हो, या अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात हो, के संबंध में न्यायालय के द्वारा इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। ये प्रावधान किया गया 38वें संशोधन 1975 में, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इस उपबंध को क्या है? हटा दिया गया है। तो वर्तमान में ये उपबंध संविधान में नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद हमारा आर्टिकल 356 है, और पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि इमरजेंसी जो प्रोविज़न है भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक है। तो अभी हमने पढ़ा आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात। अब हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जिसे भी कहते हैं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 लगने के आधार क्या है, कारण क्या है, बेस क्या है? जिस प्रकार से हमने आर्टिकल 352 के बेस पढ़े, कारण पढ़े, उसी प्रकार से आर्टिकल 356 कब लगेगा? तो आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही हो, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगने का आधार यह है कि जब राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर या किसी भी समाधान के द्वारा यह समाधान हो जाता है, आभास हो जाता है कि संवैधानिक मशीनरी वो फेल हो गई है और राज्य सरकार जो है वो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकते हैं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। इसके अलावा एक आधार ये भी है कि आर्टिकल 365 ये स्पष्ट करता है कि यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, यानी कि केंद्र सरकार ने जो राज्य को निर्देश दिए हैं और राज्य सरकार उसका पालन नहीं कर रहा है, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके 2 आधार हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्या रहती है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 महीने के अंदर अंदर, यानी कि जब राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया है तो वो उसी दिन से क्या है लागू हो जाता है, और लागू होने तक 2 महीने तक क्या है लागू रहता है। यही राष्ट्रीय आपात में हमने पढ़ा था कि जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो 1 महीने तक लागू रहती है। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन है वह राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा होने के 2 महीने के तक लागू रहता है, और 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अगर अनुमोदन हो जाता है वो साधारण बहुमत से। राष्ट्रीय आपात में 2/3 बहुमत था, लेकिन
राष्ट्रपति शासन में साधारण बहुमत है, तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जब घोषणा कर देता है तो यह 2 महीने तक लागू रहता है। अगर 2 महीने के अंदर अंदर संसद साधारण बहुमत से अनुमोदन कर देती है तो इसकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ जाती है और 6 महीने कर अधिकतम इसे 3 वर्ष तक क्या है बढ़ाया जा सकता है। जबकि राष्ट्रीय आपात में जो अवधि है वो अनंत समय तक बढ़ाई जा सकती थी, लेकिन राष्ट्रपति शासन में यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है अधिकतम। और उसी परिस्थिति में अगर लोकसभा विघटित हो गई है बिना अनुमोदन दिए, तो नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन तक बना रह सकता है राष्ट्रपति शासन। और इसके अलावा संसद की स्वीकृति हो तो राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक बाद चलता रहता है और अधिकतम 3 वर्षों तक इसको क्या है बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें भी हैं। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 356 में एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अनुसार अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को उपयुक्त विधि से 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 महीने की अवधि के द्वारा 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। और यदि 1 वर्ष की अवधि के बाद भी अगर इसे बढ़ाना है तो इसकी 2 और शर्तें रखी गई है। कौन कौन सी है? पहली शर्त यह है कि यदि संपूर्ण भारत में अथवा पूरे राज्य या किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा लागू हो, यानी कि राज्य देश में कहीं भी राष्ट्रीय आपात लगा हो, किसी हिस्से में लगा हो, तब क्या है इसकी अवधि क्या है बढ़ाई जा सकती है। या चुनाव आयोग यह प्रमाणित करे कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयाँ उपस्थित है, यानी कि विधानसभा के चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो उस परिस्थिति में क्या है इसकी अवधि को 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा के प्रभाव क्या रहते हैं? राष्ट्रपति शासन जैसे ही लग जाता है तो उसकी घोषणा के प्रभाव ये रहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य सरकार के कार्य अपने हाथ में ले लेता है, ये इसका प्रभाव रहता है। इसके अलावा वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, संसद राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करेगी, ये भी राष्ट्रपति शासन की घोषणा का प्रभाव रहता है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन जब लागू हो जाता है तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को भंग कर देता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित भी कर सकता है और निलंबित भी कर सकता है। विधानसभा को विघटित भी कर सकता है, निलंबित भी कर सकता है, और संसद को अधिकार मिल जाते हैं उस पर कानून बनाने। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि संसद या राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो राष्ट्रपति शासन समाप्ति के बाद भी प्रभावी होगा और जब तक राज्य विधायिका उसे समाप्त न कर दे। यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और राष्ट्रपति या संसद के द्वारा क्या किसी राज्य में कोई कानून बनाया गया है और राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है, तब भी वह कानून प्रभावी रहेगा। कब तक रहेगा? अगर वहाँ की जो राज्य विधायिका है उसे कानून बनाकर समाप्त नहीं करती, तब तक वह प्रभावी रहेगा, लागू रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की घोषणा पर मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं रहता, जैसा कि राष्ट्रीय आपात में हमारे जो आर्टिकल 19 के 6 स्वतंत्रताएं हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से राष्ट्रपति शासन में मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अलावा उस राज्य की जो हाई कोर्ट की शक्तियाँ हैं उन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो राष्ट्रपति शासन की समाप्ति किस प्रकार से की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इसे वापस लिया जा सकता है। इसमें संसद की अनुमोदन की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति ने ही राष्ट्रपति शासन लगाया है, तो राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इसे वापस लिया जा सकता है। इसके अलावा संसद के द्वारा अगर अनुमोदन ना हो, क्योंकि राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति शासन लगा दिया और 2 महीने के अंदर क्या है संसद का अनुमोदन हो जरूरी है। अगर इसे आगे बढ़ाना है, 6 महीने की अवधि आगे बढ़ानी है, तो 2 महीने के अंदर अगर संसद का अनुमोदन नहीं मिला है तब भी क्या है राष्ट्रपति शासन समाप्त हो जाएगा। और इसके अलावा न्यायालय द्वारा भी इसे समाप्त किया जा सकता है। अब तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो हरियाणा में पहला जो राष्ट्रपति शासन है वो 21 नवंबर 1967 को लगा और ये 22 मई 1968 तक रहा, यानी कि कुल 183 दिन तक रहा। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में 30 अप्रैल 1977 को लगा, जो 21 जून 1977 तक रहा, यानी कि 52 दिन तक रहा। और तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 को लगा, जो 23 जुलाई 1991 तक 108 दिन तक रहा। तो अब तक हरियाणा में 3 बार क्या है राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के बाद हम पढ़ते हैं वित्तीय आपात के बारे में। वित्तीय आपात के बारे में हमें पता है कि वित्तीय आपात से संबंधित अनुच्छेद 360 है। तो अब हम वित्तीय आपात के बारे में पढ़ते हैं। वित्तीय आपात का आधार क्या है? जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय आपात के आधार पढ़े, राष्ट्रपति शासन के आधार पढ़े, उसी प्रकार से वित्तीय आपात के आधार क्या रहते हैं कि आर्टिकल 360 के अनुसार राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में आ गई है और वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। यानी कि इसका आधार ये है कि जब राष्ट्रपति को ये आभास हो जाता है, राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है कि हमारी किसी भी क्षेत्र की या पूरे भारत की जो वित्तीय स्थिति है वो खतरे में है, इमरजेंसी में है, तो उस समय क्या है, राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। लागू करने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात लागू किस प्रकार से किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, ये लागू हो जाएगा और घोषणा के 2 माह के अंदर अंदर घोषणा, राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी, आर्टिकल 360 लगा दिया और यह जो आर्टिकल है वो 360 कब तक लागू रहेगा? 2 महीने तक लागू रहेगा। और अगर 2 महीने के अंदर अंदर अगर संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिल जाता है, वो भी साधारण बहुमत से, तो यह जो वित्तीय आपात है वो अनंत समय तक लागू रहेगा, अनंत समय तक लागू रहेगा। इसके अलावा यदि लोकसभा विघटित हो जाए और बिना अनुमोदन किए तो नई लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिन तक क्या है, बना रह सकता है। तो यह वित्तीय आपात लागू करने की प्रक्रिया है। घोषणा के प्रभाव क्या क्या रहते हैं? वित्तीय आपात लागू हो गया तो इसके क्या क्या प्रभाव रहते हैं? राष्ट्रपति वेतन एवं भत्तों में कटौती के आदेश दे सकते हैं सेंट्रल लेवल पर। राष्ट्रपति कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती के आदेश दे सकते हैं। केंद्र राज्यों को ये निर्देश दे सकता है कि राज्य सरकार के अधीन सेवा करने वाले व्यक्तियों के वेतन और भत्तों में कटौती की जाए। इसके अलावा राज्य विधानमंडल में पारित होने वाले सभी धन विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार के लिए अवश्य भेजे जाएं, ये भी आदेश दिए जा सकते हैं। इसके अलावा वित्तीय आपात की स्थिति में राज्य की सरकार और विधानसभा निलंबित नहीं की जाती। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि वित्तीय आपात में राज्य की जो सरकार विधानसभा है वो निलंबित नहीं होती और मौलिक अधिकारों पर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं रहता। वित्तीय आपात में राष्ट्रपति शासन में भी मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं रहता और वित्तीय आपात में भी मौलिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं रहता। और अब तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यानी कि 0 बार लगा है। तो इसी के साथ ही हमारा जो राष्ट्रीय आपात का कंसेप्ट है, चैप्टर है, वो समाप्त होता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम पढ़ते हैं। अभी तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लागू किया गया है? तो राष्ट्रीय आपात जो है भारत में अब तक 3 बार लग चुका है। यदि संसद के दोनों सदन द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा का अनुमोदन हो गया है तो यह कितने समय तक प्रभावी रहेगा? ये 6 महीने तक प्रभावी रहेगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण और शस्त्र विद्रोह की स्थिति में कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 352 लगाया जा सकता है। निम्न में से कौन सा आपातकाल का पर्यायवाची है? राष्ट्रपति शासन, राज्य आपात, संवैधानिक आपात, सभी। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य कर दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है 1 महीने के अंदर अंदर। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने समय के अंदर इसका अनुमोदन संसद द्वारा अवश्य कर देना चाहिए? 1 महीने के अंदर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में कौन से मूल अधिकार स्वतः निरस्त नहीं होते? अनुच्छेद 20 और 21 क्या है? स्वतः निलंबित नहीं होते। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए शस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में कब जोड़ा गया है? ये 44वें संशोधन 1978 में जोड़ा गया है। इससे पहले इसके स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में वित्तीय आपात अब तक कितनी बार लगाया गया है? तो भारत में वित्तीय आपात अभी तक कभी भी नहीं लगा है। तो इसका सही आंसर है डी। निम्न में से किस संविधान संशोधन के आधार पर राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपात लगाने का अधिकार मिल जाता है? तो इसका सही आंसर है 42वें संशोधन
सी आंसर सही है। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आपात इमरजेंसी प्रोविज़न, ये समाप्त होता है। इमरजेंसी प्रोविज़न में हमने आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ा, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में और आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में पढ़ा।